Hello, good morning, students. Today we will discuss about time-dependent Schrödinger equation, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण। इससे पहले लेक्चर में अपन ने फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े थे। आज अपन डिस्कस करेंगे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, श्रोडिंगर इक्वेशन कैन नॉट बी ड्राइव। श्रोडिंगर इक्वेशन को आप ड्राइव नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा फंडामेंटल पोस्टुलेट नहीं है जिससे श्रोडिंगर इक्वेशन को अपन ड्राइव कर सकें, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो अपने आप में एक फंडामेंटल इक्वेशन है, और फंडामेंटल इक्वेशन फंडामेंटल जो पोस्टुलेट्स हैं उनको अपन ड्राइव नहीं कर सकते। इससे पहले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को क्यों ड्राइव नहीं कर सकते? बिकॉज इट इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल, अपने आप में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर रिचर्ड फेमन। उनसे जब पूछा गया कि श्रोडिंगर इक्वेशन कहाँ से आई, तो स्टूडेंट्स उनका जवाब था कि श्रोडिंगर जो इक्वेशन है वो श्रोडिंगर के दिमाग से आई। श्रोडिंगर इक्वेशन अपने आप में फंडामेंटल प्रिंसिपल रखता है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है इसको एक्सप्लेन करने से पहले अपन बात करते हैं कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसके साथ जो वेव है, और वो साइंस में अपन वेव पढ़ते हैं छोटी क्लासेज में, y से लिखते हैं, y इक्वल्स टू a कोस ओमेगा t माइनस kx। दिस इज वेव इक्वेशन। 11th क्लास में अपन ने पढ़ा है कि y बराबर होता है a कोस ओमेगा t माइनस kx। y है डिस्प्लेसमेंट, a है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, और ये ब्रैकेट की जो टर्म है ये है फेज। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए एम्पलीट्यूड और फेज की रिक्वायरमेंट होती है। बात करें अपन पार्टिकल की, तो पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को पता होना चाहिए पोजीशन और मोमेंटम का। यहां अपन वेव का डिस्कस कर रहे हैं, तो वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए एम्पलीट्यूड और फेज का होना आवश्यक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हो तो उसका पोजीशन और मोमेंटम होने आवश्यक है। इसके लिए ये जो वेव इक्वेशन है y इक्वल टू a कोस ओमेगा t माइनस kx, इसको मैं ऐसे लिखता हूं माइनस आइटा a ओमेगा t माइनस kx। ये टर्म जो है इसमें से माइनस किए पड़ने, तब भी डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो इक्वेशन अपन ने लिखी है इसमें तो माइनस किया है अपन ने, तो इफेक्ट इसके ऊपर क्यों नहीं पड़ेगा माइनस करने से? तो स्टूडेंट्स, दिस टर्म इज इमेजिनरी टर्म, ये आइटा के साथ है, और वेव जो फंक्शन है वो देता है y इक्वल टू a कोस ओमेगा t माइनस kx, रियल पार्ट। तो जहां का जो रियल पार्ट है वो वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसमें प्लस या माइनस आइटा करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैथमेटिक्स में एक आयलर प्रमेय होती है, और उसके लिए फॉर्मूला है, इसको मैं लिखूं कि e रेज टू माइनस आइटा थीटा। तो इसको अपन लिखते हैं कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, वेहर कोस थीटा रियल पार्ट एंड इसमें माइनस आएगा, और साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट।
तो मैं इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिखूं कि y इक्वल्स टू ए ई रेस टू माइनस आइटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, y इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स और y इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक ही बात है। इस फॉर्मूले से अपन कोस वाले टर्म को इस टाइप से अपन लिख सकते हैं। तो कोई भी जो वेव है उसके लिए अपन लिख सकते हैं y इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स और y इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, दोनों एक ही बात है। अब अपन श्रोडिंगर जो इक्वेशन है इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अपन लिखते हैं मैथमेटिकली ए मोनोक्रोमेटिक होता है जिसमें ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये कांस्टेंट होती है। ऐसी वेव है जिसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो उसको अपन मोनोक्रोमेटिक वेव कहेंगे। इट मीन्स ओमेगा इसका कांस्टेंट है। मैथमेटिकली ए मोनोक्रोमेटिक एंड अनडैम्प्ड अनडैम्प्ड का मीनिंग होता है किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड यदि कांस्टेंट है तो वह वेव अनडैम्प्ड होगी। तो इट मीन्स एम्पलीट्यूड ए कांस्टेंट। तो ऐसी वेव जिसका एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होता है वो तो मोनोक्रोमेटिक वेव है, और जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है वो अनडैम्प्ड वेव होती है। मैथमेटिकली ए मोनोक्रोमेटिक एंड अनडैम्प्ड प्रोग्रेसिव वेव expressed as एक मोनोक्रोमेटिक और अनडैम्प्ड वेव को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं। श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन में किसी भी वेव को जो अपन लिखते हैं उसको साई से रिप्रेजेंट करेंगे। छोटी क्लासेस में जो अपन वेव की इक्वेशन पढ़ते हैं वो वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी मूविंग पार्टिकल है और उस मूविंग पार्टिकल के साथ में जो वेव है वो वेव को साई से रिप्रेजेंट अपन करते हैं, और साई डिपेंड करता है पार्टिकल की पोजीशन और टाइम पे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मैं y की जगह साई का में लेता हूं क्वांटम मैकेनिक्स में, और ये जो साई है फंक्शन है पोजीशन एंड टाइम का। तो y या साई इक्वल्स टू a इंटू ई टू दी पावर माइनस आइटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये a कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स है जिसको आयलर प्रमेय से अपन e की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं। अब अपन डेविसन जर्मर जो एक्सपेरिमेंट है उससे अपने को पता चलता है कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव कैरेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, डेविसन जर्मर जो एक्सपेरिमेंट है उसका अपन डिस्कस करते हैं। द एक्सपेरिमेंटल results of Davison Zermer experiment. The experimental result of Davison Zermer experiment prove that
every moving particle has a wave character। दुनिया का कोई भी मूविंग पार्टिकल है वो उसके साथ हमेशा वेव होती है। ये अपने को डी ब्रोगली साहब ने बताया, और इसकी जो पुष्टि की है वो एक्सपेरिमेंट है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। सो इट कैन बी रिटन एज, पार्टिकल के साथ में जो वेव है उस वेव को अपन क्या लिखेंगे, साई एक्स टी इक्वल्स टू ए इंटू ई रेज टू माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो है अपने पास वेव की इक्वेशन है इन क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें अपन साई से रिप्रेजेंट करेंगे वेव इक्वेशन को। अब अपने को स्टडी करनी है कि ये जो वेव इक्वेशन है, इस वेव के साथ पार्टिकल है ओमेगा और जो के है, ये अपने को इस इक्वेशन में बताते हैं कि ये वेव की इक्वेशन है। इस वेव के साथ जो पार्टिकल है उस पार्टिकल के बारे में अपन स्टडी करें तो पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में पोजीशन और मोमेंटम की जरूरत होती है। या अपन ये बोल सकते हैं कि एनर्जी और मोमेंटम में इस इक्वेशन को अपन चेंज करें तो यहां से ये इक्वेशन है वो पार्टिकल की इक्वेशन बनेगी। तो अपन पार्टिकल की इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वी नो दैट अपने पास जो k है कांस्टेंट, ये अपन जानते हैं होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। 2 पाई में यदि वेवलेंथ से डिवाइड किया जाए तो एक कांस्टेंट आता है k। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन वेव कांस्टेंट। छोटी क्लासेज में अपन ने पढ़ चुके हैं इसको। एक अपन जानते हैं ओमेगा जो है k इक्वल्स टू तो हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा होता है। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज 2 पाई अपॉन कैपिटल T। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन जानते हैं कि डी ब्रोगली जो रिलेशन है उसमें लेमडा इक्वल्स टू होता है h अपॉन P। तो इसको मैं यहां से बता देता हूं। डी ब्रोगली रिलेशन से अपन जानते हैं कि लेमडा इक्वल्स टू होता है h बाई टी। ये लेमडा की वैल्यू अपन यहां रखें k वाले में, तो k इक्वल्स टू 2 पाई और लेमडा की वैल्यू है h अपॉन पी ऊपर चला जाएगा तो p अपॉन h। अपन जानते हैं 2 पाई अपॉन h, इसका उल्टा h अपॉन 2 पाई जो है वो h लाइन होता है, h कट। तो इसको लिखता हूं मैं p अपॉन h कट। तो k को अपन लिख सकते हैं p अपॉन h कट। ये मोमेंटम में आ गया। सिमिलरली ओमेगा को अपन क्या लिखते हैं, ओमेगा जो है इसके लिए अपन एक फॉर्मूला जानते हैं मैक्स प्लांक सर का, E इक्वल्स टू होता है h न्यू। और यहां से इस ओमेगा को मैं क्या लिखता हूं 2 पाई 1 अपॉन टी, टाइम जो पीरियड है उसका व्युत्क्रम जो होता है, इनवर्स जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है न्यू। और यहां से न्यू की वैल्यू अपन निकालें तो न्यू की वैल्यू अपने पास क्या आएगी E अपॉन h। और ये न्यू की जो वैल्यू है ये अपने को यहां पुट करनी है। सो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई E अपॉन h। ये 2 पाई अपॉन h
1 अपॉन एच कट है, तो इसको अपन लिखें ई अपॉन एच कट। ऐसा अपन ने क्यों किया कि जो इक्वेशन फर्स्ट है श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन है, इस वेव इक्वेशन को में ओमेगा और जो के हैं ये वेव के हैं, इस इक्वेशन को अपन पार्टिकल के बनाना चाहते हैं। तो पार्टिकल के होते हैं एनर्जी और मोमेंटम। तो ओमेगा को अपन ने चेंज किया है एनर्जी में, और जो के है इस के को अपन ने चेंज किया है मोमेंटम में। तो पार्टिकल की एनर्जी और मोमेंटम होते हैं, इसलिए इसने अपन ने इसको ऐसा लिखा है। ये के की वैल्यू और ओमेगा इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है अपने को इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में इनको पुट करें अपन। इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज साई एक्स टी इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू है अपने पास ई बाई एच कट, ओमेगा टी माइनस के की वैल्यू अपने पास आई है पी बाई एच कट एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां ध्यान रखना है एच कट जो है, एच कट जो है वो होता है एच अपॉन 2 पाई। प्लांक कांस्टेंट को 2 पाई से डिवाइड किया जाए तो एच कट आता है, इसका ध्यान रखना है। और मैं इसको क्या लिखता हूं, साई एक्स टी इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर माइनस आयोटा। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो है 1 अपॉन एच कट, तो आयोटा अपॉन एच कट, अंदर बचेगा ई टी माइनस पी एक्स। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो साई एक्स टी इक्वल्स टू अपने पास आया है ए इंटू ई की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट ई टी माइनस पी एक्स। अब श्रोडिंगर इक्वेशन को एक्सप्रेस करना अपने को, तो इसके लिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। नाउ बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। डियर स्टूडेंट्स, इस साई का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। इसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो आ जाएगा डेल साई बाई डेल टी। अपन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और जो साई है वो एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, तो टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट होगा, इसको ध्यान रखना है। तो इसका डिफरेंशिएशन ए जो है ये कांस्टेंट है एज इट इज, ई टू द पावर का जो डिफरेंशिएशन है वो एक बार ऐसा कैसा, तो इसको एक बार एज इट इज लिखो, ई रेज टू माइनस आयोटा बाई एच कट ई टी माइनस पी एक्स। और इसके इनटू में जो आएगा वो इसकी पावर का होगा डिफरेंशिएशन। तो इस टर्म का 0 हो गया, क्योंकि x कांस्टेंट है, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका हो गया 0। इस टर्म का अपन करेंगे तो टी का टी के रेस्पेक्ट में 1, तो e बचेगा, और ये जो e है ये बाहर वाले से मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो आएगा माइनस आयोटा बाई एच कट इंटू ई। अब देखो स्टूडेंट्स, a इंटू ई की पावर माइनस आयोटा बाई एच कट ई टी माइनस पी एक्स, ये जो टर्म है ये तो साई है, ये जो है ये तो साई की वैल्यू आ गई, तो इसको अपन साई लिख सकते हैं। देन दिस इंप्लाइज डेल साई बाई डेल टी इक्वल्स टू, इसको साई लिखूंगा, इस टर्म को लिख देता हूं पहले, माइनस आयोटा बाई एच कट ई, और इसको लिखें अपन साई। इस पूरी टर्म को यहां से यहां तक साई लिखा एक बार इक्वेशन 2 से।
अब यहाँ से मैं आयोटा अपॉन एच कट जो है इसको इस साइड में लेके आता हूँ, तो ये एच कट डिवाइड में है, ये तो आ जाएगा मल्टीपल में, और अपॉन में माइनस आयोटा, डेल साई बाय डेल टी इक्वल्स टू ई साई। अब अपने को ध्यान है कि आयोटा है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, डिवाइड में नहीं आना चाहिए, तो इस आयोटा से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसको, तो आयोटा एच कट माइनस आयोटा इंटू आयोटा डेल साई बाय डेल टी इक्वल्स टू ई साई। देन दिस इंप्लाइज आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर विच है वैल्यू -1, -1 इसको लिखें तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू आ गई आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी इक्वल्स टू ई साई। दिस इज इक्वेशन 30। अब अपन इक्वेशन जो 2 है इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2 बार करेंगे। अभी t के रेस्पेक्ट में 1 बार किया अपन ने, x के रेस्पेक्ट में 2 बार करेंगे इसका। Now differentiation equation 2 twice with respect to x। अब की बार t है वो इसके लिए कांस्टेंट रहेगा, x के रेस्पेक्ट में 2 बार करेंगे अपन ट्वाइस। तो इक्वेशन 2 का अपन डिफरेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में, तो डेल साई बाय डेल x इक्वल टू ए कांस्टेंट, एक बार इस e की पावर को एज इट इज लिखते हैं, माइनस आयोटा बाई एच कट ई टी माइनस पी एक्स, और इनटू में x के अपन रेस्पेक्ट में करते हैं, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका हो जाएगा 0। पावर जो है इसका x का रेस्पेक्ट में 1, तो यहां से बचेगा माइनस p और ये माइनस आयोटा अपॉन एच कट, तो माइनस माइनस तो प्लस, और ये हो गया आयोटा बाई एच कट इंटू पी। अगेन बाय डिफरेंशिएशन, तो इसको अब 2 बार करना है अपने को, तो डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर ए एज इट इज, ई टू दी पावर का अपन करें तो एक बार इसको ऐसा कैसा, माइनस आयोटा बाई एच कट ई टी माइनस पी एक्स आयोटा अपॉन एच कट पी ऐसा कैसा, और इसकी पावर का अपन करेंगे तो एक बार यही हो जाएगा, तो इनटू में आयोटा एच कट पी। देन दिस इंप्लाइज डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए, इसको अपन साई लिखेंगे इक्वेशन 2 से, a इंटू ई की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट ई टी माइनस पी एक्स को अपन साई लिखेंगे, तो ये साई है, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस p इंटू पी पी स्क्वायर एच कट इंटू एच कट स्क्वायर, और इसको अपन लिख देते हैं साई। यहां से एच कट जो स्क्वायर है इसको इस साइड में अपन लेके आएंगे, तो देन दिस इंप्लाइज एक अपन माइनस को लेके आएंगे, तो इसको लिखेंगे अपन माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर साई। दिस इज इक्वेशन 4। तो डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 का t के रेस्पेक्ट में अपने डिफरेंशिएशन किया, एक बार
इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया 2 बार। अब अपन जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल है और वो x डायरेक्शन में मूव करता है, तो उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगी। यानी किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी है उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के ऐड की इक्वल होती है। तो अपन जानते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को अपन ने पढ़ा है p²/2m और प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैं ले लेता हूं v से। इस पूरी इक्वेशन को साई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो E साई इक्वल्स टू p²/2m साई प्लस v साई। अब स्टूडेंट E साई की जो वैल्यू है वो अपने पास इक्वेशन 3 में है और p² साई की जो वैल्यू है इक्वेशन 4 में है। इक्वेशन 3 और 4 को पुट करना है अपने को इस टोटल एनर्जी वाले में। E साई की वैल्यू इक्वेशन 3 में है और p² साई की वैल्यू इक्वेशन 4 में है। तो अपन वैल्यू पुट करेंगे। E साई की जो वैल्यू है वो है आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी इक्वल्स टू p² साई की वैल्यू है अपने पास माइनस एच कट स्क्वेयर डेल स्क्वेयर साई बाय डेल एक्स स्क्वेयर और अपोन में है इसके 2m और प्लस v साई। तो डियर स्टूडेंट, दिस इक्वेशन इज नोन एज वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। पार्टिकल यदि x डायरेक्शन के अलोंग मूव करता है तो उसके लिए ये वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। एग्जाम में यदि 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पूछता है तो इसको 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 3D में कन्वर्ट करने के लिए आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m। इसको अपन लिखेंगे डेल स्क्वेयर साई बाय डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई बाय डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई बाय डेल जेड स्क्वेयर प्लस v और 3D में साई एक्स वाई जेड और टी क्यूब। Then this implies iota h cut del psi by del t equals to minus h cut square by 2m. Dear student, del square by del x square plus del square by del y square plus del square by del z square है, ये लाप्लास ऑपरेटर है जिसको del स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं psi plus v psi. This equation is known as 3-dimensional time dependent श्रोडिंगर इक्वेशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए। और यहाँ का जो डेल है ये डेल है लाप्लास ऑपरेटर। डेल स्क्वायर जो है ये है लाप्लास ऑपरेटर जो मैथमेटिक्स में अपन पढ़ते हैं।